हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू स्टॉक सिलेक्शन। सही स्टॉक का चुनाव कैसे करें। क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस मेथड हैं जिसको हम यूज करके स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं और स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसमें पहला है टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हम आज कवर करेंगे। मोमेंटम एनालिसिस, and third and major which we are covering in very detail will be fundamental analysis। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी की फाउंडेशन बनाने में काम आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I will start the video with a quote of famous ace investor Mr. Vijay Kedia. Investment is somewhat like cricket, where you change your game plan as per the format। टेस्ट है, वनडे है, 2020 है, तो उसी बेस पे हमारे फॉर्मेट, हमारे प्लेइंग स्टाइल चेंज होते हैं। सेम हेयर, अगर हम लोग को लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है, इंट्राडे करना है, तो स्टाइल चेंज हो जाते हैं। सो फर्स्ट लेट्स कवर टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि एक प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग प्राइस ऑफ ए स्टॉक यूजिंग डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस चार्ट। इसमें हम डिफरेंट एनालिसिस चार्ट्स का यूज करके हम प्राइस को एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि अब प्राइस क्या होगा। इसमें हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड और टेक्निकल चार्ट। हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड में हम देखते हैं कि इसका प्राइस कैसे बिहेव किया था हिस्ट्री में, और उसको हम फिर ट्रेंड को रिपीट या रिकॉग्नाइज करने की करके आगे का ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं। टेक्निकल चार्ट्स में हम दो एंगल से चार्ट्स को पढ़ते हैं। एक टाइम फ्रेम्स में, जो कि 5 मिनट चार्ट बहुत फेमस है, जनरली लोग पढ़ते हैं 5 मिनट चार्ट। समटाइम्स आवरली चार्ट, डेली या मंथली चार्ट को भी रीड किया जाता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें हमने कुछ अभी यहाँ पे नाम दिए हैं, जैसे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, जिसमें कहा जाता है कि इट शुड बी बिटवीन 30 to 70। अगर 70 से ज़्यादा RSI है तो ओवरबोट जोन में है, 30 से कम है तो वो ओवरसोल्ड जोन में है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है। ऐसे ही वॉल्यूम्स कितना इसमें सेल और बाय हो रहा है, वो भी इसमें एक इंडिकेटर है। नेक्स्ट है मोमेंटम एनालिसिस। मोमेंटम एनालिसिस में ये समवट लाइक टेक्निकल एनालिसिस ही होता है, लेकिन इसमें मोमेंटम इंडिकेटर, जिसे हम MOM भी बोलते हैं, उसमें which helps the trader to understand the speed at which the price of particular stock changes। एक्चुअली ये बताता है कि प्राइस की स्ट्रेंथ की क्या है, इस टाइम प्राइस कितना स्ट्रेंथ है, उस प्राइस में क्या चल रहा है वो, और कितने स्पीड से वो आगे ऊपर या नीचे जाने वाला है। तो वो मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, इसको मॉम बोलते हैं, वो उसको बताते हैं। उसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, जो उसको यूज कर सकते हैं, सॉरी, लाइक करंट क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस इनटू 100। सिमिलर टू टेक्निकल एनालिसिस, इसमें भी सिमिलर ही इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि RSI है, MACD, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। इसको अभी हम लोगों ने बहुत ही ऊपर टच किया है, जस्ट फॉर सरफेस पे ही टच किया है, ओनली द टेक्निकल एनालिसिस एंड द मोमेंटम एनालिसिस। If you need to me to make detailed video, then please let me know in the comment section. So now we will covering in detail the fundamental analysis, and this is the part which I like the most, ये मेरा favorite subject है। फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली हम 7 फैक्ट, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं, लेकिन मैंने इसमें 7 फैक्टर्स का यूज करके मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मैं सबसे मोस्ट प्रायोरिटी देता हूँ मैनेजमेंट को, मार्केट साइज एंड मोनोपोली। थर्ड फैक्टर इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको मार्केट कैप से जानते हैं। फोर्थ, वेरी फेमस रेशियो, P रेशियो। फिफ्थ इज ROC, देन कैश फ्लो,
एंड लास्ट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये 7 ऐसे फैक्टर्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस में जो कि एक स्टॉक को रीड करने में एक शेयर को एक कंपनी को रीड करने में हमें हेल्प करते हैं। हम इनको वन बाय वन विल गो इन डिटेल ऑफ ऑल 7 फैक्टर्स। सो मैनेजमेंट मैनेजमेंट को मैं ये मानता हूँ कि ये 3 फैक्टर्स हैं जिसमें मैनेजमेंट को गेज कर सकते हैं कि इज दिस मीन्स हाउ द मैनेजमेंट इज एंड आर दे कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग आवर मनी and multifolding it. Like first is the capability. Capability can be gauged in terms of education they have, in terms of history they have in this business. Second is aspiration. This is very important. Aspiration means if they have the aspiration to become billionaire, then we can as investor can think of becoming the millionaire. If they are very monotonous and don't are and very satisfied one, so we may not be हम उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और फिर हमें भी अपने साथ ग्रो करेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द इंटेंशन। कभी कभी कैपेबिलिटी भी होती है, एस्पिरेशंस भी होते हैं, बहुत हाई एस्पिरेशंस होते हैं लेकिन इंटेंशन अच्छी नहीं होती है, और इसी कारण से पूरी की पूरी कंपनी भी डूब जाती है। हमने रिसेंट में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। अभी रिसेंटली यस बैंक का था, जिसमें कि सब कुछ था लेकिन इंटेंशन रॉन्ग होने के कारण मैनेजमेंट का वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाया, और हम सब ने देखा था उसका क्या हाल हुआ है। सेकंड इज मार्केट साइज। मार्केट साइज से मेरा मतलब है कि उस वो उसके पास कितना एरिया है ग्रो करने के लिए। उसमें बहुत फेमस सेइंग है जो इन्होंने मिस्टर विजय केडिया जी ने दी है कि फिश इन एन ओशन इज बेटर देन ए क्रोकोडाइल इन ए पॉन्ड। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास ऑप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो करने की, तो वो बेटर है। बकायदा दूसरी कंपनी है जो बहुत बड़ी है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत वीक है क्योंकि उसका मार्केट साइज उसके पास वो मार्केट ही नहीं है जिसमें वो इतना ग्रो कर सके। फॉर एग्जांपल हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा समझने के लिए कि अभी जैसे फॉसिल फ्यूल्स वाली जो कंपनी है उसका टाइम थोड़ा वीक लगता है आने वाले टाइम में कि हम सब ग्रीन की तरफ जा रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और अगर अब कोई कंपनी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है फॉसिल फ्यूल्स उसमें, और ये देखते हुए कि अब फॉसिल फ्यूल्स रहने ही नहीं वाले हैं ज्यादा, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा और उसे एक गुड थिंग नहीं बोला जाएगा। वो कंपनी जिसके पास ऑलरेडी इज लाइक ए फिश इन एन ओशन है, बहुत सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, उसके पास अगर मोनोपोली है, एक अपना एक मोट है। मोट को हम अगर डिस्क्राइब करें तो इट इज समथिंग, एक एरिया। हम पहले के टाइम पे जब बिल्डिंग बना करती थी, ये एक लाल किले का ही फोटो है। उसके चारों साइड आप अभी इफ यू हैव एवर विजिटेड, या इसमें आप देख रहे हैं फोटो में कि यहाँ पर एक किले के चारों तरफ पानी का गहरे पानी का एक पैटर्न बनाया जाता था, और उसमें समटाइम्स क्रोकोडाइल्स भी रखे जाते थे, जिसके कारण कि अगर कोई एनिमी उस पे अटैक करना चाहे तो पहले ही हैज टू कम, ही हैज टू क्रॉस दिस थिंग, और वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। तो सिमिलर लाइक कंपनीज भी, अगर कंपनी में ऐसे मिल जाएं कि जिनकी अपनी खुद की मोनोपोली है, उन्होंने अपना मोट बनाया हुआ है, और तो फिर दिस इज समथिंग लाइक मीन्स वेरी गुड थिंग, वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ दैट कंपनी, कि किसी कॉम्पिटिटर को उससे कॉम्पीट करने में बहुत मुश्किल होगी। जैसे हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम बेबी फूड की बात करते हैं, तो सेरेलैक इज द बेबी फूड जो कि नेस्ले बनाती है। कोई व्यक्ति जनरली दूसरा नहीं सोच पाता है, बेबी फूड में सेरेलैक का ही नाम आता है। अर्ली जैसे हुआ करता था कि भाई पेस्ट मीन्स कोलगेट, नूडल्स मीन्स मैगी, समथिंग लाइक दे हैव क्रिएटेड ए मोट। नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड फैक्टर, दिस इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको हम सब जानते हैं मार्केट कैप के नाम से, कि कंपनी कौन से एरिया में फॉल कर रही है। क्या वो लार्ज कैप है, क्या वो मीडियम कैप में है, या स्मॉल कैप है, या फिर एक और हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं माइक्रो कैप, जिस साइज ऑफ 50 करोड़ टू 500 करोड़। तो इसमें देखने का रहता है कि
अगर ऑलरेडी एक लार्ज कंपनी है, जो थोड़ी स्टेबल कंपनीज भी होती हैं, बट उसमें इफ यू वांट टू डबल योर मनी, लाइक दे आर ऑलरेडी ऑन 1 लाख करोड़, एंड if you want to double your money, then they have to go to 2 lakh crore. Okay, which is a little difficult rather than a 100 crore company going to 200 crore company. So if you find some good companies at very early stage, that is very nice. uh, तो वो लोग बहुत लकी हैं जिन्होंने, एग्जाम्पल हम लेते हैं तो जैसे एचडीएफसी बैंक को जिन लोगों ने 40 रुपीज या 100 रुपीज में लिया था एक टाइम पे, and now the bank price is too much. So these, so they have captured that at point of time of micro cap or small cap stages. So this is something the art we have to learn कि हम स्मॉल कैप या माइक्रो कैप ही है उस साइज कंपनी का, और हम उसको उस टाइम फाइंड कर लें और उसमें हम उस टाइम इन्वेस्ट करें, और फिर बाद में उसको मीडियम कैप बनता हुआ देखें, लार्ज कैप बनता हुआ देखें, और सेम एज आवर प्राइस ऑफ आवर स्टॉक प्राइस ऑल्सो। तो ये एक फैक्टर है जो कि हम इसको डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस करने में। तो नेक्स्ट इज एंड द फोर्थ वन इज पी रेशियो। बहुत फेमस है, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है वो इसको बहुत यूज करते हैं। पी रेशियो होता है कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है। मीन्स ये एक रेशियो है जिसमें कि अर्निंग पर शेयर कितना अर्निंग कर रही है कंपनी, वो इसको मतलब उस लेवल को ये डिफाइन करने की कोशिश करता है कि दिस इज द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। मोर द अर्निंग पर शेयर, लेस इज द पीयू, एंड लेस इज द पी इज बेटर द स्टॉक प्राइस। अगर मैथमेटिकली इसको देखना चाहें तो P इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर शुड बी एनुअल और ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग पर शेयर फॉर ए P ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। P रेशियो को कैलकुलेट करने का इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है ट्रेलिंग 12 मंथ का, जो पास्ट P को बताता है। एक फॉरवर्ड P होता है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें एजम्पशंस होते हैं कि आने वाले टाइम पे अर्निंग पर शेयर क्या होगी कंपनी की, जिसके बेस पे पी और शेयर प्राइस का फिर वैल्यूएशन किया जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जनरली हमको कहीं ये फाइंड नहीं होता है, ये जस्ट एजम्पशन बेसिस होता है। एक पी रेशियो को एनालिसिस करने का तरीका होता है कि उसको हम किस टर्म में उसको कर रहे हैं एनालिसिस, लाइक एब्सोल्यूट पी और रिलेटिव पी। लाइक एक पी, लाइक से फॉर एग्जांपल कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एमआरएफ का पी है, दिस इज ऑफ 65, राइट, और स्टॉक प्राइस भी बहुत महंगा है 87,000। हम कहेंगे बहुत ज्यादा पी है और बहुत ज्यादा उसका प्राइस है, स्टॉक भी बहुत महंगा है। लेकिन अगर हम उसी में ही अगर हम एक दूसरा कैटेगरी, उस दूसरा वो देखते हैं, स्टॉक देखते हैं सीएट टायर्स का, और उसका मार्केट प्राइस 1600 रुपए के आसपास है, जो कि लगता है कि उससे सस्ता है, हमारा से सस्ता है। लेकिन अगर उसका पी चेक करते हैं तो 173 है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। सो हम ये भी कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी शेयर उसके प्राइस से सस्ता या महंगा नहीं कहलाता है, कि एमआरएफ 87,000 का है तो वो बहुत महंगा शेयर है, और कोई शेयर अगर 100 रुपए का है तो वो सस्ता शेयर है। वी शुड बी लुकिंग ऑन द पी रेशियो ऑल्सो, कि वो उसका पी किस रेशियो में आ रहा है। हमने भी एग्जांपल देखा कि सीएट का पी उसका ऑलमोस्ट 3rd टाइम है, जब उसका अगर हम कंपेरेटिव करते हैं मार्केट प्राइस से, कि जो कि बहुत ज्यादा कम है एमआरएफ से। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। This is a measurement of efficiency of a company to generate profit on the capital investment। कि एक कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, और तो वो उसमें कैपेबिलिटी कितनी है कि वो उसमें से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये जो मेजरमेंट है वो आरओसी बताता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग आरओई और आरओसी में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आरओई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी ओपिनियन में आरओसी है, कि जिसमें कंपनी के इन्वेस्टमेंट को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी ने इन्वेस्ट किया, अपना कैपिटल लगाया, उससे प्रॉफिट कितना कमाया। तो आरओसी, तो वो मोर द आरओसी बेटर इज द कंपनी, better the capability of a company to make more profit. So ROC percentage mathematically can be calculated like
EBITDA, which is known as operating profit divided by capital employed। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक समझने के लिए कि कंपनी ए है, उसको प्रॉफिट 10 लाख का हुआ है एक ईयर में, और एक कंपनी बी है, उसको प्रॉफिट 6 लाख का हुआ है। तो हम एक बार को कहेंगे कि नहीं, कंपनी ए इज बेटर, उसने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। लेकिन अब हम देखते हैं कि कंपनी ए ने कैपिटल जो एम्प्लॉय किया था वो 20 लाख था, उसने 20 लाख रुपए लगाए थे उस बिजनेस में और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया था। और वहीं कंपनी बी ने 10 लाख रुपए लगाए थे और 6 लाख का प्रॉफिट लिया था। तो अगर हम इसका आरओसी कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से जो ऊपर दिखाया हुआ है, तो आरओसी एक कंपनी का आया है 50% और बी का आया है 60%। तो कंक्लूजन है कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, लेकिन आरओसी जो है वो बी कंपनी का बेटर है। थर्ड वन इज द सिक्स्थ रेशियो इज द कैश फ्लो। कैश फ्लो एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है, उसमें ये मालूम चलता है कि उस कंपनी में कितना कैश का ट्रांसफर हो रहा है इन एंड आउट। मीन्स कितना उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना कैश इनवर्ड आ रहा है, जो कि इन टर्म्स ऑफ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स एंड ऑल, और कितना कैश को स्पेंड किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस इज नोन एज आउटवर्ड। सो उसको हम लोग तीन क्राइटेरिया है जिसमें हम कैश फ्लो को काउंट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये कैश फ्लो, इसके अंदर में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और अभी हम उसको आज डिस्कस इतना नहीं करेंगे। इन तीनों फैक्टर्स के कैश फ्लो को जब हम ऐड करते हैं तो इट शुड बी पॉजिटिव वन, एंड वी कॉल इट एज नेट कैश फ्लो। वो पॉजिटिव है, अगर वो प्लस में आता है तो दैट इज पॉजिटिव कैश फ्लो, कि कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, नेट कैश फ्लो उसका पॉजिटिव है कि उसने सभी एक्टिविटीज में, इन्वेस्टमेंट में, ऑपरेटिंग में, फाइनेंस में पैसा जितना भी लगाया और जितना भी उसने उसमें से कमाया, तो वो द अर्निंग इज मोर। So yeah, this is also a very important parameter. And the last one, and one of the very good one to see is the shareholding pattern. कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न बेसिकली रेफर करता है कि उस कंपनी के शेयर्स का डिवीजन डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी में कैसे हुआ है, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न को बताता है। इसको रीड करने के इसको रीड बहुत केयरफुली करना चाहिए कि किसके पास कितना शेयर्स है। तो नॉर्मली एज पर सेबी रूल्स ऑल्सो, सेबी ने भी कहा है कि प्रमोटर सारे शेयर नहीं रख सकते हैं, उनको पब्लिक में भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। तो इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न दो कैटेगरीज में होता है, मेनली प्रमोटर्स के पास और पब्लिक के पास। प्रमोटर्स में उनके ओनर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स आते हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जिसे हम बहुत फेमसली इसको नोन करते हैं, एफआईआईज होते हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, एफडीआईज। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, वो डीआईएस में काउंट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर होते हैं वो। और थर्ड होते हैं आप और हम, जो कि कॉमन पब्लिक में आते हैं। सीबी का एक रूल है कि इफ एनी कॉमन पब्लिक इन्वेस्टर, अगर उसका परसेंटेज 1 या 1 से ऊपर हो जाता है तो दे हैव टू मेक इट पब्लिक, मीन्स दे हैव टू प्रिंट इट ऑन द बीएसई एंड एनएसई वेबसाइट एंड देयर वेबसाइट ऑल्सो। सो ये सेबी का रूल है। इन माय ओपिनियन, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसका इंटरेस्ट उसमें, हम मानते हैं कि तभी उसका इंटरेस्ट उस कंपनी में रहेगा। दे विल बी ऑल्सो बी ग्रोइंग देयर मनी, बिकॉज अगर उनका कुछ कुछ पैसा ही नहीं लगाया हुआ उस कंपनी में, तो ये एक रहता है कि वो किस लिए इतना मेहनत करेंगे कि जब उनको पैसे उसका बढ़ने वाले ही नहीं है। तो वी शुड ऑल्सो सी दिस थिंग ऑल्सो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। हमने आज डिस्कशन किया कि हम एक स्टॉक प्राइस का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। हमने देखे 3 मेथड। फर्स्ट वाज टेक्निकल एनालिसिस, मोमेंटम एनालिसिस, एंड थर्ड वाज अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेक अप द स्टॉक्स and we'll do fundamental analysis on basis of today's discuss 7 methods of fundamental analysis। हमने आज जो डिस्कशन किया है उसके बेस पे हम अगले नेक्स्ट टाइम पे स्टॉक लेंगे और फिर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें,
करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर वीक ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।